बना सकते हो, धीरे धीरे और इसमें से बना सकते हो। अब इधर देखो, इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग बताएं समझाएं, वो सब बातें करेंगे। लेकिन पहले एक पेज छोड़ दो अपने लिए कि जब हम प्रैक्टिस मैनुअल से इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस तो यहां पे देखिए बच्चे, चैप्टर 6, हाँ जी, चैप्टर 6 सिंपल है। बेसिकली आपके लिए चैप्टर है, मेरे लिए तो प्रोस्पेक्टस ही है, और अपना इंस्टीट्यूट भी इसको प्रोस्पेक्टस में ही समझाता है। ये नहीं कहता कि ये नया चीज हो गया, नया पॉइंट है। भाई एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक तुम अलॉटमेंट नहीं समझोगे, प्रोस्पेक्टस इशू करने का क्या उद्देश्य था, कोई बताएंगे? ऑफर करना, इनवाइट करना। किसको इनवाइट करना? तो रिस्पॉन्स क्या आया? व्हाट द रिस्पॉन्स? हाँ भाई, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो रिस्पॉन्स क्या आया? लोगों ने शेयर खरीदने के लिए आवेदन दिए। आवेदन इंग्लिश में बोलो जी, आवेदन मतलब एप्लीकेशन। मैं उसको एप्लीकेशन नहीं बोलता, लोगों ने ऑफर दिया कि हाँ मैं आपकी कंपनी का सिक्योरिटीज खरीदना चाहता हूं। तो सुनो बेटा, अब थोड़ा सा दिल से सोचना। बेटे सुने अच्छे से, जहां प्रोस्पेक्टस केवल पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है, अलॉटमेंट का कंसेप्ट दोनों ही कंपनी पे अप्लाई होता है, या एवरी कंपनी पे अप्लाई होता है जिसके पास शेयर कैपिटल हो। एक बार रिपीट करना, द कंसेप्ट ऑफ अलॉटमेंट अप्लाइज अपॉन एवरी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। हाँ जी सुनो, टॉपर्स क्या शेयर्स भले पब्लिकली नहीं बेच सकती, लेकिन बेच ही नहीं सकती या बेच सकती? कैसे बेचेगी? प्राइवेटली। तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो मैं 10 बार बोला, लेकिन पढ़ाया एक बार भी नहीं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखो क्या है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला कि ये चैप्टर प्रोस्पेक्टस ही है? बस ये प्रोस्पेक्टस से एक कदम क्या बढ़ गया आगे, और इसीलिए 2 पेज का तो है। और कितने अच्छे बच्चे हैं आप, ये अभी पता भी चल जाएगा हमको कि भाई आप ये मेरी बात को भी समझते हैं, तो कितनी जल्दी समझते हैं। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के सामने लिखिए सेक्शन 39 है, 40 है, 41 है और 42 है। 4 सेक्शंस जस्ट हैं हमारे पास। These are just 4 sections and sometime it can fetch 5 marks for our law per subject। तो बेटा ये 4 बड़ा सिंपल है। आपको मैं एक सिंपल सा ओवरव्यू देता हूं, आप मेरी बात को सुने। बेटे इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं। चैप्टर ओवरव्यू बाद में हम लोग देखेंगे। चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहले यह सीखना है मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट खाली बेटे घर पे बैठ के ना, जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसको खाली स्टडी जो नोट्स है ना, उसे खाली टिक लगा लिया करो, और मेमोरेंडम वाले पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा कंपनी लोग उधर ही है, क्योंकि उसके बाद में फिर दम नहीं है चैप्टर सब में। शेयर कैपिटल जो मैं कर रहा था बहुत बड़ा है, अलॉटमेंट से कम समय में खत्म होगा। क्योंकि बेटे, हाँ जी इधर बताना, कोई बता सकते हो तो बताओ। अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, किसी बच्चे को ताकत है तो बताओ जी। अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल 5 तरीके से हो सकता था। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल याद है? ये सब हमें पढ़ना है दोबारा से। किस चैप्टर में? शेयर कैपिटल। ORSR समझ गए थे? अब वो सब फिर पढ़ना होता है, वहीं फिर जनरल मीटिंग में पढ़ना है, तो चीजें आएगी आपके पास। मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट दूसरा लिखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बेटे। मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट के बाद जनरल रूल्स ऑफ अलॉटमेंट। बेटा ये क्या होता है जनरल रूल्स ऑफ अलॉटमेंट? जनरल रूल और लीगल रूल में अंतर है बेटे। दूसरा लिखिए लीगल
मेरे भाई सुनेंगे, यही आपका आज का चैलेंजिंग टॉपिक है। लीगल रिक्वायरमेंट्स या रूल्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब शेयर्स के बदले हम क्या लिख रहे हैं बेटा? सिक्योरिटीज। लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अलॉटमेंट सिक्योरिटीज इन केस ऑफ पब्लिक इशू। बताओ मेरे बच्चे, इन केस ऑफ, बोलिए कौन सा? पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के केस में लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? यही बेटा चैलेंजिंग है। सर जानते हैं बेटा, ये देखिए, इसको हाईलाइट कीजिए। पब्लिक इशू, कौन बच्चा बताएगा? पब्लिक इशू लाने का एक ही तरीका है, हाँ जी, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, है कि नहीं भाई? अब बेटा जो कंपनी लॉ है ना, वो प्राइवेट प्लेसमेंट को उतना ज्यादा रेगुलेट नहीं करती। सहारा का केस आप लोगों को नहीं पता कि सहारा ने क्या घोटाला किया था। आज मैं एक झटके में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक सेक्शन है सर 42, सहारा ने कैसे घोटाला किया था मैं बताता हूं। कंपनी लॉ में सहारा ने बेटे 4-5 पब्लिक कंपनी बनाई, जरा पूरे ध्यान से सुनेंगे सर। 4-5 पब्लिक कंपनी बनाई। प्रत्येक पब्लिक कंपनी ने लोगों को शेयर बेचा। आपको पता ही है कि एक पब्लिक कंपनी लोगों से पुराने कंपनी में पीडी लिया। पीडी मतलब पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट लेने के सर 2 रास्ते हैं, जैसे शेयर बेचने के 2 रास्ते हैं, एक तो पब्लिक से और दूसरा प्राइवेटली। क्या बेटा? प्राइवेटली। इसने करोड़ों लाखों लोगों से 500, 5000, 25,000 कम, मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से, बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए हुए, बिना जो ताम झाम होता है कंपनी जेट के पूरा किए हुए, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट पहले अनरेगुलेटेड था। अनरेगुलेटेड का मतलब कोई खास रोक टोक नहीं थी। बेसिकली कुछ लोगों का कहना है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, सहारा वाले के पास ब्लैक मनी था, या दूसरे लोगों के पास जिसके पैसे लगाए हैं वो ब्लैक मनी है, और उस ब्लैक मनी के चलते ही भी जो है उससे चिढ़ा हुआ है। किससे चिढ़ा हुआ है बताइए? सहारा से। अब बताइए दोस्तों, आज के डेट में प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब डिफाइन किया गया और कहा गया कि पूरे साल में 200 से ज्यादा लोगों को आप अगर शेयर बेच रहे हैं, बट प्रत्येक क्लास के, यानी 200 इक्विटी भी बेच सकते हो, 200 लोगों को अपने क्या बेच सकते हो? इक्विटी। 200 लोगों को अपने क्या बेच सकते हो? प्रेफरेंस। यानी आज के डेट में प्राइवेट प्लेसमेंट करके जो बच्चों के दिमाग में बड़ा डाउट आ रहा था उस दिन, 200, हाँ जी 200 क्या पर डे? 200 है तो 365 में 200 करोगे तो बहुत हो जाएगा। सोच कर देखो, 365 गुने 2 करोगे कितना हुआ जी? हाँ जी 800, 8,300 या 830 करोड़ या जितना भी हो, 730 हजार हो, करोड़ हो, लाख हो। क्या आज पब्लिक प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया तुमको? क्या समझ में आया? 200 एक बार में 200 को बेच दोगे और फिर 10 दिन बाद फिर 200 को बेचो, फिर 10 दिन बाद 200 को बेचो। क्यों नहीं? 200 तो बेच सकते ना। नई कंपनी जेट ने कह दिया कि भैया प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग हम चेंज करेंगे। बताइए सर, पुराने कंपनी जेट में ऐसा कुछ नहीं था। पुराने कंपनी जेट में था पब्लिक का मतलब 50 या उससे ज्यादा, 50 या उससे ज्यादा। तो अप टू 49 लोगों को सहारा वालों ने, आज भी 49 लोगों से पीडी ले लिया, कल भी 49 लोगों से पीडी ले लिया। 365 दिन कितने लोगों से ले रहे हैं? 365 दिन 49, और कोई 500 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है, कोई 25 लाख दे रहा है। यही पैसा इकट्ठा हो गया है। किसके पास इकट्ठा हो गया? सहारा। सहारा से भी कही कि सर ये 20-25 हजार लोगों से पैसे ले लिए साल भर में। बोला तो क्या दिक्कत है? 49 कैलकुलेटर निकालिए तो 49 गुने 365 कीजिए, कितना आता है? अरे व्यक्ति बता रही है, 49 मल्टीप्लाइड बाई 365, 1785। अच्छा बेटा, अब कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 25 लाख दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है। अब समझ में आई बात? सहारा ने कैसे फ्रॉड किया? क्या सहारा पब्लिक इशू लाकर, प्रोस्पेक्टस इशू करके पैसे इकट्ठा किया, या प्राइवेट प्लेसमेंट?
और वो पैसा इतना ह्यूज अमाउंट हो गया है जो लग रहा है सेबी को कि प्राइवेट प्लेसमेंट जरूर किया होगा, लेकिन इसके लिए जो फेयर वे था, फेयर वे क्या था कि ये पैसा आपको कैसे उठाना चाहिए था मार्केट से, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू होता तो लिस्टेड होता, क्या होता जी, लिस्टेड होता। तो जो सहारा की जो 4-5 पब्लिक कंपनियां हैं, बिना लिस्टिंग कराए हुए, बिना सेबी का परमिशन लिए हुए वो काम कर दी जो लोग बाग सेबी का परमिशन लेकर करते थे। तो बताओ जी, व्हाट इज द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए मैं पढ़ाऊंगा आज। प्रोस्पेक्टस के बाद का जो टॉपिक शुरू होता है, प्रोस्पेक्टस इशू किया कंपनी ने, लोगों ने ऑफर दिया। अब कंपनी जो है जिनका ऑफर सही है, करेक्ट है, उनके ऑफर को क्या करने जा रही है, एक्सेप्ट, और उसी का नाम है, बोलो जी, अलॉटमेंट। तो किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में कनेक्टिविटी बन गई तो बताओ भाई, सबको बन गई कनेक्टिविटी, क्या बन गई बताना जरा। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, अलॉटमेंट किसे कहते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है लीगल रिक्वायरमेंट्स। दूसरा लिख लो जी, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट ये एग्जाम में आता है सर। सर सेक्शन 42 लिख लीजिए, सहारा केस। सर अब समझ में आया कि लॉ क्यों चेंज होता है मेरे बच्चे। सहारा केस, एसएच खाली लिखिए बेटा। कैसे लिखते हैं, सहारा वालों का नाम भी हम भूल गए। ठीक है, चलिए, सहाराज केस। सहारा का जो केस था बेसहारा हो गया, जेल में चले गए हैं, है ना बेटा। मार्च से है बेटा जेल में। पिछले साल होली नहीं मना पाए थे, लेकिन अब की बार होली मनाएंगे, क्योंकि मलेशिया का कोई बेटा एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, उसने बेटा कुछ मिलियन इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, और उस मिलियन पैसे से सुब्रतो राव जी को जेल से बाहर निकाला जाएगा, है ना बेटे। तो बेटा जो सीए होता है ना बेटा, वो खाली ऑडिट ही नहीं करता, उसको लॉ इतना तगड़ा पता है कि क्या हो सकता है, कैसे हम अपील कर सकते हैं। अभी तो एक बेस बना रहे हो कंपनी लॉ का, अभी और आपको नॉलेज हो जाएगा। लास्ट में है जी अंडरराइटिंग कमीशन। ये बेटा पब्लिक डोमेन में केस है, सहारा कैसे फ्रॉड किया। कभी आपको मन करे तो जरूर इसको पढ़िएगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, पढ़ने के बाद जो क्रक्स पे पहुंचेगा वो यही है कि इसने बिना पब्लिक इशू लाए हुए पब्लिक इशू वाला काम किया था। और पब्लिक इशू चूंकि आपको पता ही है कि सेबी, पब्लिक इशू में किसका रोल हो जाता है, सेबी का। इसीलिए सहारा का केस कौन हैंडल कर रहा है, सेबी। बेटा वो तो सेबी को ही बेटा परेशान कर देता था, भारत माता की वो फोटो बना देता था शेर पे सहारा वाले, और पूरे पेपर में ऐड आ जाता था कि भारत में तो यही नियम है कि जो व्यवसायी अच्छा होता है वो बताते थे कि देखो हम भारत के हैं, इसमें हमारे में एक भी पैसा एफडीआई नहीं है, एफडीआई मतलब फॉरेनर का नहीं है, और फिर भी हमें लोग टारगेट कर रहा है। लेकिन बेटा सेबी ने इसको बहुत ऑफेंसिव माना, और सेबी ने कंटेम्प्ट को केस भी डाल दिया। कंटेम्प्ट समझते हैं बेटा, कि आपने जानबूझकर मेरी इमेज को क्या किया, खराब। सहारा के ऊपर एक तो सेबी ने यह भी कहा एक तो कंपनी लॉ वायलेट किए हो, साथ ही साथ अब गलत मेरे ऊपर क्या लगा रहे हो, आरोप, है ना। सेबी की भी एक इज्जत है बेटा, आपकी इज्जत है तो उसका भी एक तरीका है सर, एक डिग्निटी तो इंसान का होता है ना भाई। अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज, तो इसमें एक भी लाइन ऐसा नहीं है जो लिखवाना है हमको, आपको सारी बातें नोट्स में है। मैं नोट्स के एक एक लाइन को आपको समझाता हूं। पहले मेरे को एक बात बताइए, व्हाट इज द, फटाफट मेरे भाई मीनिंग के रूप में बताइए पहले, या ऐसा करते हैं जो हमारे पास वक्त है इसमें से नोट्स खोलिए आप अपना सब कोई, और इस चीज को मतलब बताइए। अलॉटमेंट का क्या मतलब है, अलॉटमेंट मीन्स व्हाट, एक्सेप्टेंस। किसके द्वारा एक्सेप्टेंस, अलॉटमेंट मीन्स एक्सेप्टेंस, किसके द्वारा एक्सेप्टेंस, बाय द कंपनी of the offer made by an applicant for taking of securities of it। मतलब क्या हुआ, सिंपल शब्दों में अलॉटमेंट बराबर एक्सेप्टेंस बाय कंपनी।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट? बोलो। एक्सेप्टेंस बाय कंपनी, and by this acceptance company agrees to give share to the give securities to the applicant. बेटा एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का केस है एंड इस केस में डिफिनीशन था, ये डिफिनीशन सुप्रीम कोर्ट का आया है बेटा। दिस केस इज डिसाइडेड बाय एससी। एससी का फुल फॉर्म बताइए? सुप्रीम कोर्ट। लिख लीजिए एससी। एससी बोले तो हाँ सुप्रीम कोर्ट है, एचसी बोले तो हाई कोर्ट हो जाता है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डीसी कहते हैं हम लोग लीगल मैटर में। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट है और ये पहले वेस्ट बंगाल कोर्ट ने इसका फैसला दिया और बाद में फैसला चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो वेस्ट बंगाल कोर्ट ने कही है बात वो सही है। बेटा ध्यान दें, अलॉटमेंट का ये बेसिक मीनिंग है और ये लीगल डिफिनीशन। हाँ जी सुनो, आपने सुना होगा फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब बेटा काफी अच्छे दिन मतलब आने वाले हैं, सारी चीजें अब आसान होने वाला है ना। आम आदमी पार्टी वाले है ना, करा कब आएगा ये बताओ, अच्छे दिन तो आ रहे हैं। अब ये बताइए, अब सारे चूंकि कंसेप्ट ना आसान आने वाले हैं, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो अब टफ आने वाला है। यहां देखें बेटे एक बात बताइए। हाँ जी भाई, एक कंपनी ने 100 शेयर इशू किए, समझाने के लिए कॉल कर रहा हूं, समझाने के लिए एग्जांपल। हाँ जी, कंपनी के पास टोटल शेयर कैपिटल था, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, किसी भाई को याद है ऑथोराइज शेयर कैपिटल? ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से कुछ शेयर्स आपने इशू किया, कुछ लोगों ने खरीदा उसे, कंपनी ने उसको अलॉट कर दिया। तो जितना शेयर इशूड हो गया, अलॉट हो गया, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएटेड शेयर कैपिटल। बोलना कौन सा? एप्रोप्रिएटेड। जैसे ओवरहेड पढ़ते होगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को आप कल ब्रांच व्रांच पढ़ते होगे तो बांटते हो ना खर्चे उर्चे को, है ना, एप्रोप्रिएट करते हैं उसको। एप्रोप्रिएशन मीन्स बंटवारा। अब सुनिए जी, अब जब ओरिजिनली जब शेयर्स अलॉट हुआ था तो उसकी तो खबर हमने दे दिया था, किसको दे दिया था? आरओसी को। बट 100 में से 2-4 लोगों ने पूरे पैसे नहीं दिए, हमने उनके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। और फॉरफिट करने के बाद 2 दिन बाद 10 दिन बाद हम उसको रीइशू। अब आरओसी मुंह फुलाकर बैठ गई कि इस रीइशू का खबर हमको क्यों नहीं दिया आपने? कौन बेटे? हाँ, आरओसी ने कहा कि भाई इस रीइशू का हमको खबर क्यों नहीं दी। अब सवाल ये उठता है कि वेदर रीइशू हुआ मतलब फिर से वो शेयर किसी को ऑफर किया गया, वो खरीदने के लिए तैयार हुआ, कंपनी ने फिर से उस शेयर्स को क्या किया? अलॉट। तो ये आप हमेशा याद रखना, फर्स्ट टाइम जब शेयर्स किसी को आप बेचते हो तो उसकी खबर 30 दिन के भीतर हमेशा, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट में बेचो या पब्लिक इशू के माध्यम से बेचो, हर केस में जैसे प्रोस्पेक्टस बिना आरओसी के भोग लगाए इशू नहीं हो सकता, उसी तरह से जो प्रोस्पेक्टस के बाद जब शेयर्स अलॉट करते हो, अलॉटमेंट के 30 दिन के भीतर आपको किसको खबर देना है? आरओसी को। किस बात का खबर देना है? कि फलाने व्यक्ति को इतना शेयर्स या सिक्योरिटीज या डिवेंचर्स हमने अलॉट किया। अजी बताना। लेकिन एक सूचना जो ऑलरेडी जा चुकी है वही सूचना बार बार देना क्या इफेक्टिव और इफिशिएंट होगा? जल्दी बोलिए। तो बेटा कोर्ट में एक सवाल आया कि क्या फोरफिटेड शेयर्स जब रीइशू किया जाए, और रीइशू करा जाएगा तो जरूर किसी ना किसी को किया जाएगा और उसको शेयर्स क्या किया जाएगा? अलॉट। तो क्या अलॉट करने के बाद इसकी दोबारा से रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जरा बोलना कौन सा? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भरने की जरूरत है? आपका जो विचार है दीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो खबर ऑलरेडी हम दे चुके हैं, वही शेयर्स हम फॉरफिट किए और उसी को रीइशू किए, क्या दोबारा से आरओसी को बताया जाए तो ये यूजलेस होगा या यूजफुल होगा? तो बताइए, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि बार बार एक ही शेयर्स का अलॉटमेंट अगर कंपनी कर रही है, बच्चे का एक ही शेयर का अलॉटमेंट बार बार कैसे होगा? अलॉटमेंट तो एक ही बार होता है। क्यों भाई? ओरिजिनल अलॉटी ने शेयर्स सरेंडर कर दिया या उसने पैसे नहीं दिए, हमने उसके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट। तो क्या किया जाएगा? फॉरफिट करने के बाद हम कैंसिल करते हैं या रीइशू करते हैं?
री इशू करने का रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। पूरा पढ़ना जरा, कहां पे है? हाँ जी भाई, आज वो भाई लोग हमारे आपके मोहल्ले वाले नहीं आए हैं भाई, क्या बात? वहां वहां है ना बेटे, यहां देखिए, यहां देखिए बेटे, डिफिनीशन ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मीन्स एप्रोप्रिएशन। लिख लीजिए यहां पे, एप्रोप्रिएशन के सामने लिखिए क्या? डिवीजन। हाँ जी बेटे, लिख लो तुम। अच्छा, एप्रोप्रिएशन मीन्स डिवीजन ऑफ सिक्योरिटीज टू एन एप्लीकेंट फॉर सिक्योरिटीज एंड सच एप्रोप्रिएशन इज आउट ऑफ प्रीवियसली, क्या लिखा है? अनएप्रोप्रिएटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएप्रोप्रिएटेड? अगर एप्रोप्रिएटेड मतलब डिवीजन, तो अनएप्रोप्रिएटेड मतलब अनडिवाइडेड कैपिटल ऑफ द कंपनी। हाँ जी, तो एक बार दिल से बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट? अलॉटमेंट मीन्स डिवीजन ऑफ कैपिटल इनटू सिक्योरिटीज विच आर ऑलरेडी डिवाइडेड या नॉट डिवाइडेड। नॉट डिवाइडेड मतलब ऑलरेडी इशूड नहीं था। नीचे पढ़ो जी, नीचे थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा तो भाई नया भी सीखोगे। अलॉटमेंट वहीं रट के रह गए तो क्या हुआ? हाँ जी भाई, एक बार याद कर लो पहले इस चीज को। अलॉटमेंट मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज टू एन एप्लीकेंट फॉर सिक्योरिटीज एंड सच एप्रोप्रिएशन इज आउट ऑफ, कहां से आउट ऑफ बताएं? प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी। हियर अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल मीन्स, बोलिए कौन सा? फ्रेश सिक्योरिटीज एंड नॉट जस्ट अलॉटमेंट ऑफ forfeited securities. That's why the reissue of forfeited shares is not an क्या allotment, since reissue occurs as a result of, बोलिए क्या? Sale of forfeited shares which had already been allotted and not allotment thereof. So है ना, not allotment thereof या thereso, कोई बात नहीं, इसलिए allotment नहीं है। तो बेटा आप इस छोटी सी बात में जरा उलझ गए, आप मेरे को बताइए। इतनी बात तो आपको पहले भी आता था कि अलॉटमेंट का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ सिक्योरिटीज होता है, बट व्हाट द न्यू इंप्रूवमेंट यू डन एट द आईपीसीसी लेवल? इस लेवल पे, आईपीसी लेवल पे क्या हुआ? अलॉटमेंट का मतलब जो होता था वो पहले आपको पता था। एग्जामिनर पूछता है वेदर देयर इज नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सोच के देखिए, आपके नोट्स में एक शब्द होगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। जहां देखिए तो पेज नंबर 6.2 पे जरा देखिए, जरा फिर मैं आपको बताता हूं, लिखवाता हूं। पहले एक बार इधर देखिए, बहुत अच्छा आज आपने कोशिश किया है। एक बार पहले 1-2% समझिए, 10% समझिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूं। हाँ जी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। देखो बेटा कितना बेस्ट नोट्स है। रिटर्न का मतलब ही लिखवाया मैंने। रिटर्न मतलब वापस करना। हाँ जी, रिटर्न का बेसिक मीनिंग तो वापस करना ही होता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न मतलब इनकम टैक्स वापस करते हैं आप, या रिपोर्ट देते हैं कि इस प्रीवियस ईयर में हमने इतना कमाया, इतना सेल्फ असेसमेंट या टीडीएस दिया था, इतना मैं अपना है ना टीडीएस दिया था, इतना हमारा लायबिलिटी बना, ये हमारा सेल्फ असेसमेंट है। ये रिटर्न नहीं होता। रिटर्न का 2 मीनिंग है। रिटर्न मतलब वापस करना भी, और रिटर्न मतलब क्या देना? रिपोर्ट देना अबाउट द, किसके द्वारा? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब बताओ, क्या मतलब होता है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मीन्स शेयर्स रिटर्न कर देना, या जो शेयर्स अलॉट किए उसकी खबर देना। किसको खबर देते हैं? ROC। कितने दिन में देते हैं? कौन सा फॉर्म भरते हैं? पास। कौन सा पास? अच्छा, पास 3। तो पास 1 कहां गया? पास 2 कहां गया? ये सीधा पास 3 में पहुंच जाते हैं आप लोग, है ना। कहिए कोई बात नहीं, पास 3। पास 3 है बेटा। पास का फुल फॉर्म बताइए? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बेटे ये बताइए, यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, नो रिटर्न। कब बेटा नो रिटर्न? सोच के बताइए। इन केस ऑफ, यस, रीइश्यू ऑफ। चलिए, अभी बेटा यही तो मैंने कहा कि मैंने भी थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाया, अब आपकी बारी है, आप दिखाइए। मैंने आपको बात बात पे पूछना बंद करके थोड़ा सा मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा समय दिया जाए। इमीडिएट फीडबैक से कोई मतलब नहीं होता, आप थोड़ा सा वक्त लें, अच्छे से समझें।
इन केस ऑफ री इशू ऑफ, बोलिए कौन सा, फोरफिटेड शेयर्स, नो नीड टू फाइल, हाँ जी, नो नीड टू फाइल, क्या नो नीड टू फाइल, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अब ये बताओ क्यों नहीं फाइल किया जाता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट? हाँ जी, बिकॉज नो न्यू शेयर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ? अलॉटमेंट मींस डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ ऑलरेडी डिवाइडेड कैपिटल या अनडिवाइडेड कैपिटल। ऐसे तो आवाज बहुत आती है, तो अनडिवाइडेड का नोट्स में थोड़े लिखा अनडिवाइडेड, वो तो टीचर पढ़ा रहा है ना अनडिवाइडेड। सर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस गोपाल जलान का केस पढ़ोगे या पिक वर्सेस गर्नी का केस पढ़ोगे तो जो उसका वर्डिंग है वो तो थोड़ा रेस्पेक्ट करो उसके वर्डिंग्स का। सब चीज तुम अपने हिसाब से लिखोगे, कैसे नंबर देगा एग्जामिनर? फिर से बोलो, जिसको भी समझ में आ गया बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट? हाँ जी, अलॉटमेंट मीन्स एक्सेप्टेंस। मीनिंग पूछ रहा हूं, घबराओ मत। अलॉटमेंट मीन्स एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी टू गिव शेयर्स टू द अप्लीकेंट। अभी मैं लिखवाना शुरू करता हूं। दूसरा, अलॉटमेंट इज डिफाइंड नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। जैसे सेक्शन 2 होता है ना कंपनीज एक्ट का, अगर उसमें अलॉटमेंट का डिफिनीशन होता तो मैं क्यों आपको गोपाल जलान का केस पढ़ाता? आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर डिफिनीशन तो मेमोरेंडम का, आर्टिकल का, प्रोस्पेक्टस का, सारा डिफिनीशन आप कहां से पढ़ाते हैं बेटे? है ना बेटा, सारे डिफिनीशन आप कहां से पढ़ाते हैं? सेक्शन 2। आज क्यों नहीं पढ़ा रहे अलॉटमेंट का? प्रोस्पेक्टस का भी डिफिनीशन आपने पढ़ाया सेक्शन 2 से। सर है नहीं, अलॉटमेंट इतना कॉमन शब्द है कि एग्जामिनर कहता है ये क्या बताना। इंस्टीट्यूट चाहती है कि बच्चा खुद समझे अलॉटमेंट। दूसरा बताओ जी, दूसरा अलॉटमेंट के कुछ जनरल रूल्स हैं, जरा देखो पीछे जाओ। अलॉटमेंट के कुछ जनरल रूल्स हैं। पहला रूल देखो, हु हैज द राइट टू अलॉट द शेयर्स, हु इज द प्रॉपर अथॉरिटी। हु इज द प्रॉपर अथॉरिटी बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्लियर कीजिए, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग। क्या अलॉटमेंट के लिए जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी या बोर्ड मीटिंग? सर अगर कंपनी रोज दिन शेयर अलॉट करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट तो समझते हैं, चलो 200 तक हो सकता है ना साल भर में। एक क्लास ऑफ शेयर्स हम 200 शेयर बेचेंगे या 200 लोगों को? शेयर तो हम करोड़ों का बेच सकते हैं, बोलो ना सर, है ना? हम लोग ही तो बेटा सीए बनने जा रहे हैं, तो हम लोग को तो ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक इशू सारी कंपनी नहीं लाती। सारी कंपनियां, इवन पब्लिक कंपनियां पब्लिक इशू नहीं लाती बेटा, क्योंकि पब्लिक इशू लाने के लिए सबसे बड़ा झंझट होता है क्या? बोलो बोलो, प्रोस्पेक्टस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग कराना पड़ता है। कहां लिस्टिंग कराना होता है? स्टॉक एक्सचेंज। नहीं, सेबी नहीं, कहां? स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतना बड़ा बेटा हम स्टॉक एक्सचेंज को अभी लिस्टिंग फी नहीं दे पाएंगे। लिस्टिंग फी कुछ होता है, आपको क्या लगता है? स्टॉक एक्सचेंज जो फैसिलिटी हमको देती है, हमारे इन्वेस्टर्स को कहती है शेयर खरीदो और बेचो, ये फ्री में, ठीक है, इन्वेस्टर से कुछ नहीं लेती, लेकिन जिस कंपनी का शेयर खरीदा बिकार बेचा जा रहा है उस कंपनी से वो लेती है, क्या लेती है? लिस्टिंग फी। आपको लगता है लिस्टिंग फी में मजा आता, मतलब लिस्टिंग कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सबसे बड़ा है कि लाखों करोड़ रुपए देना होगा आपको क्या? फीस, चाहे ट्रेडिंग हो या ना हो, फिक्स्ड फी है। और जो करेगा वो उसको ब्रोकर को देना होगा कमीशन। सोच के देखिए, तो सभी कंपनियां चाहती है कि हम पब्लिक इशू न लाएं। सहारा भी तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए वो बताओ? सहारा क्या चाहिए? हम पब्लिक इशू ना लाएं, प्रोस्पेक्टस इशू ना करें, लिस्टिंग का कोई झंझट ना पालें, और हम अपना पैसा भी इकट्ठा कर लें। और सेबी ने कहा सर ये तो गलत है, आपने लॉ को ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट मतलब लॉ को क्या किया है? यूज किया है या मिसयूज किया है। तो ये वाली बात आपको समझना है। ध्यान दें, एक छोटा सा पॉइंट आपके पास यहां पे, अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद इन ए, कौन सा लिखा है? रीजनेबल टाइम। बेटा रीजनेबल टाइम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। रीजनेबल टाइम जो है, यहां देख लो एक सेकेंड के लिए, कोई चैप्टर है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन,
है ना बेटे? पेज नंबर बता देता हूं, चैप्टर 8 है, रीजनेबल टाइम। प्रत्येक कंपनी को अलॉटमेंट जितना जल्दी हो सके करना चाहिए और अलॉटमेंट लेटर या शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए। ये देखो जी, विदिन, देखो ना चैप्टर 7 खत्म हो रहा है 17 पेज पे, उसके बाद